नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। भाभी, ये आप क्या कह रही हो? आप और मिंटी तो अभी बाहर से आई हो ना, इसीलिए मैंने आपसे आराम से टीवी देखने के लिए कहा था और बस थोड़ा ही काम बचा है, इसलिए मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। अब इतने से काम के लिए आपको परेशान क्यों करना? ये सब क्या है कुसुम? इसका मतलब तूने मुझसे झूठ कहा? अरे नहीं माँ जी, मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। और साक्षी, ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे कहने का कोई और मतलब हो, लेकिन वाक्य तो बुरा ही था ना। जाने दो, कोई बात नहीं। अब इसके आगे मैं और क्या ही बोलूं? मेरी तो कोई इज्जत भी नहीं करता। ऐसा मत कहिए भाभी, मेरे मन में आपके और रंजीत भाई साहब के लिए बहुत इज्जत है। और अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बिना कुछ कहे ही कुसुम वहां से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और साक्षी और पार्थ दोनों अपने परिवार वालों को शहर की सुंदर सुंदर जगहों पर घुमाने लगते हैं। ऐसे ही एक रोज, क्या बात है साक्षी, क्या ये ट्रॉफी तुम्हारी है? हाँ पापा जी, मुझे एक बड़े लेवल के मेकअप कॉन्टेस्ट में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये मेडल और ये ट्रॉफी दोनों भी मेरी है। बहुत खूब बेटा। जा कुसुम, अपनी होनहार देवरानी के लिए कुछ मीठा तो बना दे, और जरा अच्छा बनाना। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। साक्षी की वो ट्रॉफी देखकर कुसुम को बहुत जलन होती है। फिर रसोई में जाकर, देखा भाभी आपने, कैसे हीरोइन की तरह सजी है भाभी, और तो और इतना बड़ा इनाम भी मिला है उन्हें। मुझे तो माँ जी पर गुस्सा आ रहा है। ना जाने ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं उस पर, जो उसे अपने सिर पर चढ़ा के रखा है उन्होंने। और मुझे यहाँ पर मीठा हलवा बनाने का काम दे दिया, और ऊपर से ये भी कह दिया कि हलवा जरा अच्छा बनाना, जैसे कि मैं कल ही हलवा बनाना सीखी हूँ। जानती हूँ भाभी, माँ तो ऐसी ही है। उन्होंने तो मुझे भी नहीं छोड़ा, जीवन भर बस मुझे ऐसे ही ताने दिए हैं, और इसीलिए मेरी और उनकी कभी नहीं बनती। अब उनकी नई शहरी बहू के आगे उन्हें गांव की बड़ी बहू और बेटी नजर ही नहीं आ रही। ना जाने ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है साक्षी भाभी ने, जो माँ बस उन्हीं के गुणगान गाती रहती है। मिंटी और कुसुम दोनों के भी साक्षी के प्रति जलन की सीमा बढ़ती ही जाती है। आसपास के लोग भी बस उसी की सराहना करते हैं, और ये भी उनसे देखा नहीं जाता। भाभी, मैं साक्षी भाभी का चाल चलन समझ चुकी हूँ। वो तो बस मुंह पर ही अच्छा बनने का नाटक करती है, लेकिन असल में वो उतनी भी अच्छी नहीं है। वो तो एक मीठी चूरी है। हाँ मिंटी, एकदम सही कहा तूने। उसमें बहुत घमंड है, और हमें उसका घमंड तोड़ना ही होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी इज्जत खराब हो जाए और उसे तकलीफ झेलनी पड़े। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे भाभी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारी चतुर भाभी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है जिससे हम उस नकचड़ी का जीना दुश्वार कर सकते हैं। फिर रात के समय कुसुम और मिंटी बाहर ही सोना शुरू करती हैं। कुसुम बहू, मिंटी बेटा, अरे तुम दोनों बाहर क्यों सो रही हो? मैंने कहा था ना कि हम में से कोई भी बाहर नहीं सोएगा। पहले ही हमारे कारण साक्षी और पार्थ की इज्जत पर काफी आंच आ चुकी है, तो अब तुम दोनों और क्यों ला रही हो? अरे माँ, हमें तो घर के अंदर नींद ही नहीं आती। कई दिनों से दिक्कत हो रही है, इसीलिए प्लीज माँ, हमें बाहर ही सोने दो ना। हाँ माँ जी, हमने पहले आपकी बात मान ली ना, जिसके चलते हम अंदर सोने लगे। लेकिन गांव में रहने के कारण हमें सिर्फ और सिर्फ बाहर ही सोने की आदत है, इसीलिए अंदर हमारी नींद पूरी ही नहीं हो पाती, और इसका सीधा असर हमारी तबीयत पर हो रहा है। इसीलिए माँ, इससे पहले कि हमारी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाए, हमने ये तय कर लिया है कि अब से हम दोनों बाहर ही सोएंगी। अरे पर रहने दीजिए ना माँ जी, मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था कि लोगों की बातें सुनकर खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। आपको जो सही लगे
और जिसमें आपको कंफर्ट महसूस हो वही करो आप। और भाभी और मिंटी, अगर आप दोनों को बाहर ही सोना है तो आप यहीं पर सो जाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साक्षी बेटा, वो गांव है और ये एक शहर है। कहीं फिर से मोहल्ले में से कोई आकर हमारा मजाक ना उड़ा दे, या फिर वो लोग तुझे कोई बोल ना दे। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा मुझे। अब भाभी और मिंटी को उनकी सहूलियत के अनुसार ही रहने दीजिए और आप भी एकदम निश्चिंत रहिए माजी। फिर रात में बेचारी साक्षी, उसे तो पता ही नहीं है कि हम बाहर जानबूझकर सो रहे हैं, ताकि बाहर सोने के कारण उसकी इज्जत पर पहले से भी ज्यादा आँच आए। हाँ भाभी, अब तो हम बाहर सोते हुए बहुत ज्यादा नाटक करेंगे। फिर वो दोनों जानबूझकर हंसने, गाने और नाचने लगती हैं और उनकी इन हरकतों के कारण मोहल्ले के लोगों को काफी परेशानी होने लगती है। फिर अगले दिन, देख साक्षी, तुम्हें अगर कोई तुम्हारे ससुराल वालों के बारे में कुछ बोल दे तो बड़ी मिर्ची लगती है तुम्हें। लेकिन प्लीज अपनी उन अनपढ़ गवार जेठानी और ननन को जरा समझा दो। रात में चुड़ैलों की तरह हंसती रहती है वो दोनों, नाचती गाती रहती है। अरे उनके कारण हमारी नींद खराब हो जाती है। और नहीं तो क्या। अरे तुम्हारा तो कितना बड़ा घर है, तो घर के अंदर क्या काठी बिछाए हुए हैं क्या, जो तुम्हारे परिवार वाले बाहर सोते हैं? हम कह दे रहे हैं, इसका कुछ उपाय करो तुम, वरना अगर यही हाल रहा तो हमें ही कुछ एक्शन लेना होगा। समझी कि नहीं? उन दोनों की बातें सुनकर साक्षी चुप हो जाती है और ये सब चुपके से मिंटी और कुसुम देख लेती है और उन्हें बहुत खुशी मिलती है। ये तो बस शुरुआत है, लेकिन आगे देखना कि कैसे हम इसकी नाक में दम करके रखते हैं। हाँ भाभी, आज रात को तो हम बाहर आलव जलाएंगे, उससे सबके घरों में धुआं जाएगा और सबको और तकलीफ होगी और वो लोग फिर से भाभी के पास शिकायत करने आएंगे और फिर एक बार भाभी परेशानी में फंस जाएगी। अरे वाह मिंटी, मेरे साथ रहते हुए तुम्हारा दिमाग तो काफी खुरापाती हो चुका है। चलो अच्छा है, ऐसे ही खुरापाती करती रहो। फिर उसी रात वो दोनों बाहर सोते समय आलव जलाते हैं और उसमें काफी देर तक लकड़ियां डालती रहती हैं, जिससे धुआं और बढ़ता है और वो पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। फिर अगले दिन फिर से पड़ोसी आकर पार्थ और साक्षी को खूब सुनाते हैं। मैंने तो इन दोनों से पहले ही कहा था कि बाहर मत सो, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर में तुझे पड़ोसियों की कितनी सुननी पड़ी। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मुझे भाभी और मिंटी के बाहर सोने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूं रातों में आलव जलाना, गाना, नाचना और हंसना, इन सब से ना सिर्फ हमारी लेकिन बाकी मोहल्ले वालों की भी नींद खराब हो रही है। इसलिए आप दोनों को ये बात समझनी होगी कि ये एक शहर है और यहाँ आसपास लोग रहते हैं। गांव के लोगों में और शहर के लोगों में काफी अंतर होता है। यहाँ के लोग ये सब बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ठीक है साक्षी, हम समझ गए कि तुम क्या कहना चाहती हो। लेकिन एक रात अचानक से जब कुसुम और मिंटी खटिए पर सो रहे होते हैं, तभी वहां पर एक चोर घुस आता है और वो चालाकी से कुसुम के बगल में रखा हुआ फोन और उसके गले की चेन काट कर ले जाता है। और जब तक कुसुम की आंख खुलती है तब तक वो चोर भाग चुका होता है। पुलिस कंप्लेन तो कर दी है मैंने, उम्मीद है कि वो चोर पकड़ा जाए। लेकिन भाभी और मिंटी, अभी आप दोनों प्लीज बाहर सोना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब अब काफी रिस्की हो रहा है। पार्थ बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी अब यही लगता है। गांव में तो सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल किसी परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन यहाँ शहर में रात होने पर घर के बाहर का माहौल काफी खतरे से भरा हो जाता है। लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ। घर वाले भी मिंटी और कुसुम को बहुत बोलते हैं, जिसके बाद उन्हें ना चाहकर बाहर सोना बंद करना ही पड़ता है। अब हम क्या करें भाभी, बाहर सोने का नाटक तो अब बंद करना पड़ेगा। तो अब हम उस साक्षी की मुसीबतें कैसे बढ़ाएंगे? तुम चिंता मत करो मिंटी, ऐसे हो या वैसे हो, कोई ना कोई रास्ता तो हम ढूंढ ही लेंगे।
सुना है कि आज शाम मोहल्ले के एक बड़े बंगले में एक फंक्शन है, तो हम दोनों वहां पर चले जाएंगे, बिना बुलाए मेहमान बनकर। और फिर आगे, आगे तो बस देखते ही जाओ। फिर वो दोनों उस फंक्शन में घुसकर फूड काउंटर पे से पागलों की तरह खाना ठूसने लगती हैं, और ये उस बंगले की मालकिन देख लेती हैं, और गुस्से में आकर वो उन दोनों को बाहर निकाल देती है। सभी उन दोनों पर हंसकर साक्षी का मजाक उड़ाते हैं। अरे, ये तो साक्षी की जेठानी और ननंद है ना? वो कैसी और उसके ये गवार ससुराल वाले कैसे? सच में एकदम दिमाग से पैदल है उसके सभी ससुराल वाले। बंगले की मालकिन साक्षी को बुलाकर खूब सुनाती हैं। फिर उसके बाद, आप दोनों वहां पर क्यों गई थी? हमें तो कोई न्योता भी नहीं आया था वहां से। हमें लगा कि गांव की तरह हम किसी भी कार्यक्रम में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें सीधे सीधे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अरे, 50 बार समझाया है हम सब ने कि गांव और शहर में फर्क होता है, लेकिन नहीं। आधे महीने से ऊपर हो गया है हम यहाँ रहते हुए, लेकिन तुम दोनों की अकल ठिकाने पर कब आएगी क्या पता। जाने दीजिए ना पापा जी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से प्लीज ध्यान रखिए। आप लोग यहाँ पर नए नए हैं, इसलिए ये गलतियां तो होती ही रहेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान से। हाँ, तुझे सच में मानना पड़ेगा बहू। अरे, इतनी समझदार कैसी हो सकती है तू, वो भी शहर में रहते हुए। अक्सर गांव के लोगों को समझदार और शहर के लोगों को ना समझ कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। मगन साक्षी की तारीफ शुरू कर देता है, और ये देखकर मिंटी और कुसुम का खून और ज्यादा खुलने लगता है। बस बहुत हुआ अब, हमने इतनी चालें चली, लेकिन हमेशा अंत में हम ही फंसते हैं। इतना सुनना पड़ता है हमें। लेकिन अब हम चलेंगे हमारी महाचाल। महाचाल? लेकिन वो क्या है भाभी? कल ही साक्षी कह रही थी ना कि उसे आज तक की सबसे बड़ी क्लाइंट मिली है। उसका मेकअप करना है उसे, और उसके लिए उसने सारा सामान भी लाया है। हाँ, तो हम उस सामान में गड़बड़ करेंगे। उस अच्छे सामान को हटाकर उसकी जगह पर सारे नकली और मिलावट मेकअप के प्रोडक्ट रखेंगे, जिससे उस क्लाइंट की त्वचा खराब हो जाएगी। वो साक्षी के मेकअप का काम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अरे वाह भाभी, काम छूट जाने के बाद तो उसकी सारी होशियारी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उतने में वहां पर रतन और साक्षी आ जाते हैं, और उन दोनों ने सब सुन लिया होता है। अरे, शर्म नहीं आती क्या तुम दोनों को? और तू कुसुम, लानत है तुझ पर। घर की बड़ी बहू है ना तू, लेकिन उसके बाद भी तूने ऐसा किया। आखिर क्या कमी रखी थी मैंने? अपनी तरफ से आप सबके लिए जो हो सका वो सब किया, लेकिन आप दोनों ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है। अब मैं समझी। उस दिन भी तू जो इसके बारे में कह रही थी, वो मुझे भड़काने के लिए कह रही थी। वो भी गलत था। अरे, ऐसी भी क्या जलन है जो उसके चलते तुम दोनों इतनी निर्लज बन गए? अरे, ये तो इतनी होनहार होने के बावजूद भी इतनी भोली भाली और सादी सी है। और तुम दोनों तो शहर में रहने के लायक ही नहीं हो। बस बहुत हुआ। अब तुम दोनों यहाँ पर एक पल भी नहीं रहोगी। अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। माँ, भाभी, हमें माफ कर दो ना, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ जी। और साक्षी, जलन के चलते हम पागल हो गए थे। हमारा गुस्सा हमसे ना जाने क्या क्या करवा रहा था, लेकिन अब हम वो सब भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। अपने बुरे स्वभाव में अच्छा बदलाव लाएंगे। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। रहने दीजिए भाभी, कोई बात नहीं, लेकिन आप हाथ मत जोड़िए। नहीं साक्षी, तुम्हें लग रहा होगा कि ये नाटक है, लेकिन मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। हम तुम्हारे साथ कितना बुरा करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने हमारे एक बार माफी मांगने पर ही हमें माफ भी कर दिया। हमें तो लगा कि तुम बस अच्छा बनने का ढोंग कर रही हो, लेकिन आज हमारी आंखें खुल गई हैं। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो साक्षी। हाँ भाभी, और हमें भी आपकी तरह अच्छी बनना है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सच्चे दिल से माफी मांगने के बाद वो दोनों उसे माफ कर देती हैं, और शहर में वो अच्छे से रहने लगती हैं।
मोना अब एक नाटक करने वाले आदमी के पास जाती है। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम भेष बदल कर एक पंडित बनो और मेरे घर आओ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे। बताओ, करोगे मेरा काम? क्यों नहीं मैडम, जरूर करूंगा। मैं एकदम मस्त एक्टिंग करता हूँ। आपको चाहिए तो एक दो डायलॉग यही मार के दिखाता हूँ। बस बस, समझ गई मैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं तुम्हें सारा किस्सा बताती हूँ। फिर मोना उसे सब कुछ बताती है, कैसे वो एक ही साथ दो लड़कों से प्यार करती है और वो उन दोनों से शादी करना चाहती है। बाप रे, एक ही साथ दो दो लड़कों से प्यार कैसे हो सकता है भाई? आप तो बड़ी अजब महिला हो। अपनी ये बकवास बंद करो। अरे मैं दो लड़कों से प्यार करूं या 10 लड़कों से, तुम्हें उससे क्या मतलब? अच्छा अच्छा ठीक है मैडम, तुम्हें मेरे घर आकर मेरे घर वालों को ये बताना होगा कि मेरी कुंडली में एक दोष है, जिसके चलते अगर मैंने सिर्फ एक आदमी से शादी की तो मेरी मृत्यु होना निश्चित है। इसलिए मुझे दो दो आदमियों से शादी करनी पड़ेगी और तब जाकर ही मैं जिंदा रह पाऊंगी। क्या? लेकिन ऐसी ऊट पटांग बातों पर कौन भरोसा करेगा मैडम जी? ना ना, आप कहानी में थोड़ा बदलाव लाइए। अबे और लंगूर, तुझसे जितना कह रही हूँ उतना कर। मेरे घर वाले एक नंबर के अंधविश्वासी लोग हैं और वो तुम्हारे कहने पर 1 मिनट में मान जाएंगे। इसीलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। लेकिन मैडम जी, आपके घर वाले मुझे ही वहां पर क्यों बुलाएंगे? आपके परिवार वाले पंडित जी भी तो होंगे ना, तो आपके पिताजी भी पहले उन्हें ही बुलाने के बारे में सोचेंगे। हाँ यार, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, हमारे वाले पंडित जी को मैं कॉल करके बोल देती हूँ कि वो घर पर ना आए। डैड ने दूसरे पंडित जी को बुलाया है, जिसे सुनकर हमारे पंडित जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे और फिर वो यहाँ पर कभी नहीं आएंगे और ना ही डैड का कोई कॉल भी उठाएंगे। और उसके बाद तुम आओगे और तब तुम सबसे कह देना कि तुम्हें हमारे पंडित जी ने ही भेजा है। ठीक है मैडम जी, लेकिन नाटक करने से पहले ही मेरा सर बहुत चकरा रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मोटी रकम चाहिए कि नहीं, तो मेहनत भी उतनी ही करनी होगी। फिर वो आदमी पंडित बनकर घर पर आता है और सबको मोना की कुंडली के बारे में बताता है, जिसे सुनकर प्रीतिका और धनराज चौंक जाते हैं। क्या कहा? हमारी बेटी की कुंडली में दोष है, जिसके चलते उसे एक नहीं बल्कि दो दो लड़कों के साथ शादी करनी होगी। हाँ प्रीतिका जी, अगर मोना की शादी एक ही लड़के से कराई जाएगी तो फिर मोना की मृत्यु होना निश्चित है। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। अगर दोनों लड़कों से शादी करके उसकी जान बच सकती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों धनराज? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मोना बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं है डैड, अब क्या कर सकते हैं। अगर ये सब मेरी किस्मत में ही लिखा है तो यही सही। ठीक है, फिर मैं 1 हफ्ते के अंदर ही दो दो लड़के ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, जिनकी कुंडलियों के गुण मोना की कुंडली के गुणों से मेल खाते हो। लेकिन ऐसे लड़के कहाँ मिलेंगे जो अपनी ही बीवी को किसी दूसरे आदमी के साथ बांट पाएंगे? ऐसी शादी के लिए कोई कैसे तैयार हो सकता है? उन्हें तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लड़कों की कुंडली में भी ऐसा दोष होगा, जिसके चलते उन्हें ऐसी ही लड़की से शादी करनी होगी जिसके 2 पति हो, वरना उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। बाप रे, इतना खतरनाक दोष है ये हमारी बेटी की ही कुंडली में होना था क्या? बेचारी मेरी बेटी, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे मॉम, बेचारी नहीं बल्कि खुशनसीब कहिए। सब कुछ मेरी इच्छाओं के अनुसार ही तो हो रहा है। वैसे आगे का सफर तो मुश्किल है, लेकिन मैं संभाल लूंगी, क्योंकि मुझे अपने खुरापती दिमाग पर पूरा विश्वास है। फिर जब खुशी और सोहम को इस बारे में पता चलता है, तब वो दोनों भी चकित रह जाते हैं। क्या यार, ये सब तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था मोना। पता नहीं तुम दो दो लड़कों के साथ कैसे खुश रह पाओगी। अब क्या करूं भैया, जिंदा रहने के लिए मुझे ये सब तो करना ही होगा। हे भगवान, अरे ये सब आप लोगों ने क्या नौटंकी लगा के रखी है? ये सब अंधविश्वास होता है मॉम डैड।
आप दोनों आखिर समझ क्यों नहीं रहे? खामखा आपके अंधविश्वास के चलते बेचारी मोना की जिंदगी खराब हो जाएगी। दो दो पतियों के साथ ये खुश कैसे रह पाएगी? जरा आप भी तो सोचिए ना। तू तो चुप ही रहे बहू। तुझे तो कभी हमारी किसी बात पर विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन ये सब हकीकत में होता है और इस दोष का कोई और उपाय बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मोना को दो दो लड़कों के साथ शादी तो करनी ही पड़ेगी। हे भगवान! खुशी अब अपना सर पकड़ लेती है। अब मोना का पहला प्लान ये होता है कि वो अपने दोनों बॉयफ्रेंड को शादी करने के लिए राजी करे। वो पहले ऋषभ के पास जाती है। ऋषभ बेबी, घर पर मेरी शादी की बात चल रही है। कैसे भी करके इस साल मेरी शादी कराने ही वाले हैं, लेकिन मेरी कुंडली में आने वाले दोष के कारण मुझे दो दो पतियों के साथ शादी करनी होगी, नहीं तो मेरी मौत हो जाएगी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो जान? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ये सब तो फालतू की बातें होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन मुझे तो दो दो लड़कों के साथ ही शादी करनी होगी। मैं नहीं, लेकिन मेरे मॉम डैड तो इन्हीं बातों में मानते हैं और उनके लिए तो मुझे ये सब करना ही होगा ना। नहीं मोना, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी हम दोनों के बीच में किसी को बिल्कुल भी नहीं लाना है, लेकिन अब किस्मत ने ये ऐसा खेल खेला है मेरे साथ, तो मैं भी अब क्या कर सकती हूँ बेबी? तुम भी तो समझ के लो ना। कुछ तो करो ना मोना, जिसके चलते ये सब ना हो। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। कोई रास्ता नहीं है बेबी। देखो, मेरे दिमाग में एक बेहतरीन प्लान है। मैं पंडित जी के पास रखे फोटोज और कुंडलियों में तुम्हारा फोटो और नकली कुंडली रख दूंगी और तुम्हारे नकली कुंडली में लिखे हुए गुण मेरी कुंडली के गुणों से मेल खा लेंगे, जिसके चलते मेरी तुम्हारे साथ शादी पक्का हो जाएगी। दूसरा पति चाहे जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा पहला पति तो तुम ही होगे ऋषभ। मोना माई जान, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट तो नहीं सकूंगा, लेकिन मुझे ना चाहकर भी ये सब करना होगा ताकि तुम मेरे साथ रहो। थैंक यू बेबी। अब मोना यही नाटक नील के सामने भी करती है। क्या? हाँ नील बेबी, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी फोटो और नकली कुंडली रख दूंगी, जिसके चलते तुम मेरे दोनों पति में से पहले पति बनोगे। दूसरे पति से तो मुझे कोई लेना देना भी नहीं रहेगा और उसके साथ तो मैं बस नाम के लिए ही रहूंगी, लेकिन मेरा जो कुछ भी हो तुम ही हो नील बेबी। ठीक है मोना, अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे इस दर्द से गुजरना पड़े तो मैं गुजरने के लिए तैयार हूँ। दर्द तो मुझे भी बहुत होगा नील, लेकिन हम दोनों साथ तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम दूर हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच नील। मुझे लगा कि कहीं तुम ये सब सुनकर मुझे छोड़कर ना चले जाओ। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम मेरे दिल की धड़कन हो मोना, और तुम्हें छोड़कर जाना तो दूर, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। लव यू नील। लव यू टू स्वीट हार्ट। इस तरह मोना अब अपने दोनों बॉयफ्रेंड को उल्लू बना देती है। आखिरकार मैंने अपने दोनों बॉयफ्रेंड को झूठ बोलकर मना ही लिया है। तुम ये दोनों फोटोज देना घर वालों को, और साथ ही इन दोनों के पास भी जाना और इन्हें कह देना कि तुम दोनों को मोना के साथ ही शादी करनी होगी। ठीक है मैडम जी। वैसे आपके दोनों बॉयफ्रेंड के घर वाले नहीं है क्या? नहीं, ऋषभ तो अनाथ है, उसका कोई भी नहीं है, और नील के मम्मी पापा की मौत के बाद वो अपनी चाची के पास ही रहता था, और अब वो चाची जी भी 2 साल पहले ही चल बसी। अच्छा, लेकिन मैडम जी, आप इतना बड़ा जोखिम उठाने जा रही हो, कहीं कोई कांड ना हो जाए। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि अगर एक समय पर दो दो नाव पर पैर रखोगे तो पानी में डूब जाओगे। अपनी ये गंदी जुबान से ऐसी घटिया बातें मत बोलो, वरना ये नाटक करने के लिए मैं किसी और आदमी को ढूंढ लूंगी। अरे नहीं मैडम जी, ऐसे कैसे आप दूसरे आदमी को ढूंढोगी? मुझे माफ कर दीजिए। आपने जैसे जैसे कहा है सब कुछ ठीक वैसे ही होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर वो आदमी फिर से पंडित बनकर घर आता है और उन्हें फोटोज दिखाता है।
जिसके बाद प्रीतिका और धनराज एक एक करके ऋषभ और नील से मिलने आते हैं और आखिरकार मोना की शादी अपने ही दोनों बॉयफ्रेंड के साथ तय हो जाती है, जिसके चलते मोना बहुत खुश होती है। बड़ी अजीब बात है मोना, तुम्हारी दो दो लड़कों के साथ शादी होने वाली है, लेकिन इसमें नाखुश होने की जगह तुम इतना खुश कैसे हो सकती हो? अरे यार, फिर से वही बात। अरे भाभी, मैं तो कहती हूँ कि आप अपना नाम ही बदल दो। खुशी नाम आप पर बिल्कुल भी नहीं जचता। अब मेरी शादी एक लड़के से हो या दो लड़कों से, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है ना, तो उसमें भी मैं खुश नहीं हूं तो क्या रोती रहूं क्या? सच में हद है भाभी। इतना कहकर मोना वहां से चली जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस मोना के हाव भाव देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कुछ तो गड़बड़ कर रही है। तभी वहां पर सोहम आता है। अरे तुम यहाँ पर हो खुशी, और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ सोहम? अरे तुम भूल गई क्या? हमें मेरे दोस्त की सालगिरह की पार्टी में जाना है, जल्दी से तैयार हो जा। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। फिर खुशी बाहर जाने के चक्कर में मोना के बारे में भूल ही जाती है और उसका शक आगे नहीं बढ़ पाता। फिर कुछ ही दिनों में विधि विधान से मोना की ऋषभ और नील के साथ शादी हो जाती है, जिसके बाद प्रीतिका और धनराज अपनी जायदाद का एक एक हिस्सा ऋषभ और नील को दे देते हैं। ऋषभ और नील बेटा, तुम दोनों अब हमारे घर जमाई हो, इसलिए ये जायदाद का हिस्सा अपनी शादी का तोहफा ही समझ लो। और अब से तुम दोनों भी हमारे बिजनेस के साथीदार बन चुके हो। शुक्रिया मॉम। वैसे अब तुम दोनों मेरी बेटी के पति बन गए हो, इसलिए मोना जब दिन में ऋषभ के साथ रहेगी तो वो रात में नील के साथ रहेगी। वही अगर वो दिन में नील के साथ रहेगी तो वो रात में ऋषभ के साथ रहेगी, ताकि वो दोनों को समय दे पाए। क्योंकि अगर तुम तीनों साथ में रहे तो इस रिश्ते में तनाव आ सकता है, इसीलिए दोनों पतियों को अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का अपना अपना मौका जरूर मिलेगा। हाँ, और इससे तुम दोनों का मोना के साथ रिश्ता भी अच्छा रहेगा। अब दोनों पतियों को ना चाहकर भी धनराज और प्रीतिका की बात माननी ही पड़ती है। खुशी ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर ऐसे ही अगली सुबह जब मोना सोकर उठती है, तभी वहां पर ऋषभ उसके लिए नाश्ता लेकर आता है। गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग बेबी। ये देखो, आज मैंने खास तुम्हारे लिए ये सारा नाश्ता बनाया है। सब कुछ तुम्हारी ही पसंद का बना है। ओ माय गॉड, लेकिन ऋषभ, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, उनसे ही कह देते ना। उफ वो बेबी, अब अपनी बेबी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना। चलो अब जल्दी से नहा लो और ये नाश्ता कर लो, फिर हम दोनों साथ में खरीदारी करने जाएंगे। ओके बेबी, जैसा तुम कहो। कमरे के बाहर से गुजर रही खुशी ये सब देख लेती है और ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है। हे भगवान, अंधविश्वास के नाम पर यह क्या ड्रामा चल रहा है मेरे घर में? और ये लड़की एक ही दिन में एक अनजान लड़के के साथ इतनी अच्छी तरह कैसे घुल मिल सकती है? कमाल है। फिर थोड़ी देर बाद ऋषभ और मोना बाहर चले जाते हैं और सीधे शाम ही घर लौटते हैं। चलो बेबी, अब मेरा नील के पास जाने का समय आ गया है। अरे यार, अरे तुम फिक्र मत करो ना, मैं उसके साथ जाकर बस कमरे में रहूंगी और हम दोनों बस अच्छे दोस्त बनेंगे। लेकिन प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करती हूँ ना बेबी। पता है बेबी, लेकिन आज की रात में तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी बेबी, लेकिन कोई बात नहीं, हम कल फिर मिलेंगे और तुम्हारे प्यार के लिए, ये दर्द सहने के लिए मैं तैयार हूँ। यस बेबी, मैं भी तो सहन कर रही हूँ ना। तुमसे अलग रहकर मैं भी उदास ही रहूंगी, पर हमें परिवार वालों की खुशी के लिए यह सब करना ही पड़ेगा। हाँ जान, मैं समझ सकता हूँ। ऋषभ और मोना एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में उनकी नजर नील पर जाती है, जो उनके पीछे ही खड़ा होता है। हे भगवान, ये नील यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं इसने मेरी और ऋषभ की बातें तो नहीं सुन ली ना? इतनी गुस्से से भरी आंखों से देख रहा है ये मुझे।
कहीं शादी के बाद मेरा पहला दिन मेरा आखिरी दिन ना बन जाए। नील गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर बाद में जब मोना उसके पास जाती है तभी, हे भगवान जी, सब संभाल लेना। पता नहीं ये गर्म क्यों हो गया था। अगर इसे मेरे और ऋषभ के बारे में पता चल गया होता तो ये मेरे साथ बाहर ही बहस कर लेता। ऐसे गुस्से में अंदर चला ना आता। आ गई तुम? क्यों? और घूम फिर लेती ना उस ऋषभ के साथ। क्या तुम भी नील बेबी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें मतलब? अरे तुम तो बहुत खुश नजर आ रही थी उसके साथ घूमकर। शादी अभी अभी हाल ही में हुई है और तुमने उसके साथ इतना अच्छा रिश्ता बना लिया और तुम तो ये भी भूल गई कि मैं भी हूं तुम्हारी जिंदगी में। ओफो नील, अरे कोई नशा वशा करके आए हो क्या आज तुम? और ये क्या हो गया है तुम्हें? अब मैं उसके साथ रहूंगी तो उससे कोई बात भी नहीं करूंगी क्या? बातचीत तो करनी ही पड़ेगी ना बेबी। देखो, ऋषभ और मैं तो बस अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और आज तो हम दोनों बाहर मॉम डैड के कहने पर गए थे। अच्छा ठीक है, रहने दो, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। अरे बाबा, क्या तुम भी? देखो नील, मैं सच्चा प्यार तो बस तुमसे ही करती हूँ ना। चलो अब जल्दी से मुझे एक जोर की झप्पी दे दो, वरना मैं सोऊंगी ही नहीं। रात भर बाहर ठंड में बैठूंगी। अब ये क्या है मोना? मोना वोना कुछ नहीं, पहले मुझे एक जोर की झप्पी दे दो। ओह गॉड। अच्छा बाबा ठीक है। ये हुई ना बात। जैसे तैसे मोना रूठे हुए नील को बातों से मना ही लेती है। वही दूसरी तरफ सोहम, मोना को देखकर तुम्हें नहीं लगता क्या कि वो इतने कम समय में ऋषभ और नील के साथ इतने अच्छे से घुल मिल गई है? मतलब उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ओफो खुशी, तुम तो हर बार मोना को तो बस बुरे नजरिए से ही देखती हो, जैसे कि हर बार वो कोई ना कोई कांड ही करती रहती हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरी बहन है ही ऐसी, वो हर किसी के साथ जल्दी से घुल मिल जाती है। और अगर उसका और उसके दोनों पतियों का रिश्ता अच्छा बन भी गया है तो उसमें बुरी बात क्या है? उल्टा मुझे तो इसी बात की चिंता थी कि वो बेचारी अपने दोनों पतियों के साथ कैसे रह पाएगी। अरे तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे लगता था कि इस घर में बस तुम ही हो जो मेरी बात समझ के लेते हो, लेकिन नहीं, दिन ब दिन तुम भी अपनी पार्टी चेंज करते जा रहे हो। जाओ, मुझे तो अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। फिर एक रात जब मोना ऋषभ के साथ रहती है तभी, देखो जान, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा ऐसे। चलो ना, हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। क्या? और ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो, तुम्हारी कुंडली में जो भी दोष था उसके चलते तुम्हें दो लड़कों के साथ शादी करनी थी, लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि शादी के बाद हमेशा साथ भी रहना है। अब तुमने उस नील के साथ शादी तो कर ली है, मतलब अब उस दोष का साया तुम्हारी कुंडली से जा चुका है। तो अब तुम और मैं दोनों कहीं और जाकर अपनी नई दुनिया शुरू करेंगे। नहीं बेबी, ये सब नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना ही होगा जान। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार की खातिर तुम्हें किसी और आदमी के साथ बांटने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मुझसे वो सब नहीं देखा जा रहा। चलो हम भाग चलते हैं और थोड़े दिनों बाद आएंगे। तब तक तुम्हारे मॉम डैड का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। लेकिन प्लीज उस नील को हमारे बीच में से हटाओ मोना। नहीं ऋषभ, मैं ऐसा नहीं कर सकती बेबी। मैं तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि जो बात तुम्हारे दिल में चल रही है वही मेरे भी दिल में चल रही है। जब मैं उस नील के पास जाती हूँ तब हर वक्त मुझे तुम्हारी ही याद आती रहती है। लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? मॉम डैड का कहा भी तो मानना पड़ेगा ना, और मैं ऐसे उनके दिल को नहीं दुखाना चाहती। वो अगर इस अंधविश्वास को मानते हैं तो मुझे उनकी खुशी और तसल्ली के लिए उनका कहना मानना ही होगा। तो क्या ये सब जिंदगी भर चलता रहेगा? पता नहीं बेबी, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना कि नील और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे हम दोनों तो अलग अलग सोते हैं और हम दोनों तो सिर्फ दोस्तों की तरह ही बात करते हैं और इस रिश्ते को एक जिम्मेदारी की तरह निभा रहे हैं।
बाकी कुछ भी तो नहीं है। तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है नील से? अब जो है उसे स्वीकारना ही होगा और उसी के साथ हमें जीना होगा बेबी। अपने दोनों पतियों को संभालना मोना के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जाता है। ऐसे ही एक सुबह, ये लो नील, ये तुम्हारे और मोना के हनीमून की टिकट्स है। और ऋषभ बेटा, ये तुम्हारे और मोना की हनीमून की टिकट्स। पहले नील और मोना अपना हनीमून करके आएंगे, उसके बाद ऋषभ और मोना जाएंगे। इस तरह से दोनों पतियों को अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। अब मोना 2 बार हनीमून पर जाती है और दोनों के साथ खूब मजे करती है। कभी कभी मेरे मॉम डैड मेरा काम कितना आसान कर देते हैं। जब मैं घर में रहती हूँ तो एक ही छत के नीचे दोनों पतियों को संभालने में मौत आ जाती है। और अब हनीमून पर मैं तो बस एक एक के साथ ही हूँ, तो यहाँ पर मुझे इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। फिर एक दिन प्रीतिका और धनराज मोना को अकेले में अपने पास बुलाते हैं। क्या हुआ मॉम डैड, आप दोनों ने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया है? कोई जरूरी बात करनी है क्या? अरे नहीं बेटा, बस तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने थे ताकि हमारे दिल को तसल्ली मिले। हाँ मोना बेटा, तुम अपने दोनों पतियों के साथ खुश तो हो ना? कहीं इस शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में उन दोनों की वजह से मुश्किलें तो नहीं आई ना? देखो बेटा, जो भी बोलोगे सच बोलना, झूठा दिलासा बिल्कुल भी मत देना हमें। अरे नहीं मॉम डैड, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सच कहूँ तो दोनों भी काफी अच्छे हैं। अब आप दोनों के कहने पर ही तो मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाया है, तो अब मैं इसी के साथ जीऊंगी। मेरे दोनों पतियों के साथ अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है। उम्मीद है कि आगे भी सब ऐसे ही चलता रहे। चलो अच्छा है, हम यही सुनना चाहते थे बेटा। मोना की कही ये बात सुनकर प्रीतिका और धनराज को अच्छा लगता है। फिर एक दिन ऋषभ की नजर नील के शर्ट पर जाती है जिस पर लिपस्टिक का निशान लगा होता है। अरे ये क्या, इसके शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसे आ गया? मुझे इस बारे में मोना से बात करनी होगी। फिर गुस्से में ऋषभ मोना के पास आता है और उससे वो इस बारे में पूछता है। बताओ मोना, तुमने ही किस दी है ना उसे, इसीलिए उसके शर्ट पर वो लिपस्टिक का निशान था। प्लीज अब झूठ मत बोलना, तुम्हें हमारे प्यार की कसम है। ओह नो, लगता है आज सुबह रोमांस करते समय मैंने गलती से नील के शर्ट पर चुम्मी दे दी और उसके शर्ट पर वो लिपस्टिक का निशान रह गया। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब क्या जवाब दूं मैं इस आदमी को? बताओ मोना, होठों पर फेविकॉल लगाया है क्या, जो तुम्हारा मुंह अब एकदम बंद पड़ गया है? अरे नहीं बेबी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसके शर्ट पर मेरी किस नहीं है, शायद उसके शर्ट पर लिपस्टिक की डिजाइन बनी हुई होगी। हाँ, वो पक्का डिजाइन ही हो सकती है। मोना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे बेवकूफ मत बना। अरे ऐसे कैसे किसी भी लड़के के शर्ट पर लिपस्टिक का निशान हो सकता है? कुछ भी नहीं बेबी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं हमारे प्यार की कसम खाकर बोल रही हूँ। उसके शर्ट पर मेरे लिपस्टिक का निशान बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने तुम्हें तो पहले भी कहा है ना कि नील और मेरे बीच में तो बस अच्छी दोस्ती का नाता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हो सकता है कि वो एक डिजाइन हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो निशान किसी और लड़की की लिपस्टिक का हो। तो मुझे उससे क्या करना है? वो और उसका शर्ट तेल लेने गया, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है बेबी। देखो मोना, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन बेबी, रुक जाओ ना बेबी। हे भगवान, इन दोनों पतियों के सामने झूठ बोल बोल कर मेरा दिमाग चकरा रहा है। खुशी मोना की सारी बातें सुन लेती है और वो चौंक जाती है। दोनों पतियों के सामने झूठ बोलकर थक गई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? आखिर इसने दोनों से ऐसा कौन सा झूठ बोला है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। फिर रात में खुशी मोना और नील के कमरे में कॉफी लेकर जाती है। तभी वो बाहर से उनकी बातें सुन लेती है। तुम्हें याद है मोना, जून जुलाई के महीने में हम उस झरने को देखने गए थे, कितना मजा आया था ना वहां पर। हाँ नील, मैं उस दिन पूरी तरह भीगकर अगले दिन बीमार पड़ गई थी।
ये भी याद है मुझे। क्या? जून जुलाई के महीने में? लेकिन अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है और इनकी शादी तो अभी अभी हुई है। तो ये दोनों जून जुलाई के बारे में ये क्या बात कर रहे हैं? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब मुझे मोना पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। तब जाकर ही मैं ये सारी पहेली सुलझा पाऊंगी। फिर खुशी दरवाजा खटखटाकर नील और मोना को कॉफी देती है और वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रोज जब मोना बाहर गई होती है, तभी नील उसकी अलमारी में अपना खोया हुआ शर्ट ढूंढने लगता है। तभी उसे ऋषभ और मोना की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उतने में वहां पर मोना आ जाती है। नील बेबी, मैं आ गई। मोना, ये तस्वीर तुमने कब खींची? और ये तस्वीर तुम्हारे और ऋषभ के कमरे में होने की जगह हमारे कमरे में क्या कर रही है? लो, हो गया फिर से सियाप्पा। वहां पर वो आदमी मुझसे नाराज होकर बैठा हुआ है और यहाँ पर इसके सामने भी मेरा राज खुलते जा रहा है। लगता है मेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुप क्यों हो मोना? बताओ मुझे। अरे बेबी, ये फोटो मैंने अभी हाल ही में खींची हुई है और इसे मैं ऋषभ और मेरे कमरे में रखने ही वाली थी, लेकिन गलती से मैंने इसे अपने ही कमरे में रख दिया। मॉम डैड ने कहा था कि तुम दोनों जाकर फोटो खिंचवा लेना, तो इसलिए हमने फोटो खींच ली। झूठ मोना, ये तुम सरासर झूठ बोल रही हो। अरे नहीं बेबी, देखो मोना, ये फोटो हाल ही में खींची हुई फोटो बिल्कुल भी नहीं लग रही। ये काफी पुरानी फोटो है। तुम्हारा ये हेयर कट तो तुमने 5 से 6 महीने पहले किया था। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे तुम्हारे और ऋषभ के रिश्ते पर शक होने लगा है। अरे नहीं बेबी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी कसम, तुम पहले मेरी बात अच्छे से सुन लो। जाने दो मोना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर नील बेबी, मेरी बात तो सुनो। ऋषभ की तरह नील को भी अब मोना पर शक हो जाता है और वो भी गुस्सा होकर अपने कमरे के बाहर चला जाता है और उनकी यह सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी खुशी सुन लेती है। मैंने शुरुआत में ये सोचा था कि मेरा यह प्लान काफी अच्छे तरीके से काम करेगा और आगे जाकर सब एकदम अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हर दिन किसी ना किसी तरह मेरी बैंड बजती जा रही है। पहले तो मैंने नकली पंडित को बुलाया और फिर अपने ही परिवार को अंधविश्वास के नाटक में फंसाया ताकि मैं अपने दोनों बॉयफ्रेंड के साथ एक साथ शादी कर पाऊं। लेकिन अब ना जाने मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये माजरा है। इस लड़की ने इतनी बड़ी चाल चली है। इसने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अब चुप बिल्कुल नहीं रहूंगी। तुम्हारा पर्दाफाश तो मैं करके ही रहूंगी मोना। अब खुशी बड़ी ही चालाकी से मोना के फोन में से उस नकली पंडित का नंबर ढूंढ निकालती है और वो उससे मिलने चाहती है। ये लो, मैं तुम्हें मोना से भी ज्यादा पैसे दे रही हूँ। चलो मेरे साथ और सबको बता दो कि मोना ने क्या कहा था तुम्हें। अरे नहीं मैडम जी, ये आप क्या कह रही हो? देखो, तुम्हें पैसा चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, मेरा मतलब पैसा तो चाहिए मुझे। तो फिर चलो और सबको सारे सबूत दिखाना, तुम्हारी और मोना की चैट, कॉल्स और बाकी सब कुछ। लेकिन इन सब के कारण मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? कहीं आपके घर वाले मुझे जेल ना भेज दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, इसकी जिम्मेदारी लेती हूं मैं। तो फिर ठीक है। फिर वो नाटक करने वाला आदमी घर आकर सबके सामने मोना की सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने ये सब झूठ कहने के लिए उसे पैसे दे दिए। ये सब क्या है मोना? इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला और तुम्हारी कुंडली में कोई दोष भी नहीं है? हाँ मॉम, इसने आप दोनों के अंधविश्वास में भरोसा रखने का फायदा उठाया और उसी के जरिए ये चाल चली ताकि इसकी शादी इसके दोनों बॉयफ्रेंड के साथ हो जाए। अरे इसने ना तो सिर्फ आप दोनों को, बल्कि इसने तो अपने दोनों बॉयफ्रेंड को भी धोखा दिया है। छी मोना, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और मैं भी, मुझे तो तुम पे पहले ही शक हो चुका था।
अरे लानत है तुम पर मोना। मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम कितनी गिरी हुई लड़की निकली। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मेरी बात तो सुनो। ऋषभ और नील उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो दोनों मोना को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मॉम डैड, प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप रहो तुम, कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। हमने तुम्हें इतना लाड़ प्यार दिया, लेकिन तुमने उसका गलत फायदा उठाया है। छी, तुम्हें मेरी बेटी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और नहीं तो क्या। अरे दूर हो जाओ हमारी नजरों से, बेशरम लड़की। कृतिका और धनराज भी मोना को माफ नहीं करते और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। और इस तरह अंत में मोना अपने पतियों के साथ साथ अपने माँ बाप के प्यार को भी खो बैठती है।